बड़ी खबर आपके सामने रखे। नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामला है। डीजीपी विनय कुमार के आवास पर बैठक की गई है। ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। संवेदना के परिजन भी आवास पर पहुंचे थे। एसआईटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है डीजीपी की तरफ से। और इससे पहले पुलिस मुख्यालय में भी डीजीपी ने बैठक की। केस को लेकर चर्चा की गई है। वहीं बैठक के बाद बाहर निकलते हुए संवेदना की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप एक बार फिर से लगा दिए हैं। पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी कार्यशैली को लेकर, डीएनए सैंपल को लेकर। एसआईटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक एक तरफ डीजीपी ने की। संवेदना की मां का पुलिस पर एक बार फिर से आरोप सामने आ चुका है। पटना से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। पुलिस बिक चुकी है, संवेदना की मां का ये बयान है। और इस बैठक से बाहर निकलने के बाद संवेदना की मां ने क्या पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, सुनवाते हैं आपको। बेटा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अति देने वाले नहीं है। यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। और नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामला, गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार, पटना आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी पटना कार्तिकेय के शर्मा के साथ एएसपी अभिनव और एसआईटी चीफ पहुंचे गृह मंत्री के आवास। गृह मंत्री पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं और मामले पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी सख्त हैं और उन्होंने पहले भी ये बयान दिया है कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों को पूरी छूट है कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई इस मामले में करें। समीक्षा बैठक पहले डीजीपी ने ली और अब देखिए एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये है कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी समीक्षा की गई है। सम्राट चौधरी के आवास पर समीक्षा अभी भी जारी है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री के सामने सभी मामलों की ब्रीफिंग दी जा रही है कि ये मामला कैसे आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एफएसएल की टीम जांच दायरे को बढ़ावा देने को लेकर हो या फिर 4 से 5 संदिग्धों की भूमिका को लेकर सवाल हो, डीएनए सैंपल को लेकर सवाल हो, क्योंकि 25 लोगों के डीएनए सैंपल अब तक हो चुके हैं और इन तमाम मामलों की जानकारी दी जा रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बताया जा रहा है कि इस वक्त ये बैठक जारी है जिसमें एएसपी अभिनव, एसआईटी चीफ पहुंचे। इसके अलावा देखिए कार्तिकेय के शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री मामले की समीक्षा कर रहे हैं। जो है गृह मंत्री कर रहे हैं रेप और जो संदिग्ध मौत मामला है उसकी, और डीजीपी जो है वो पहुंचे हैं। इनके पहले जो है पटना आईजी से लेकर के तमाम जो जांच से जुड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और गृह मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी आज इस मामले की एक बार फिर से समीक्षा करने के लिए बुलाए हैं। अब तक की जांच में क्या बातें सामने आई है ये जानने के लिए बुलाए हैं। और बताते चले कि डीजीपी के अलावा जो है मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी यहाँ पे पहुंचे हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो पटना के आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के अलावा एसआईटी की जो एसडीपीओ हैं अनु, वो पहुंची हैं। और जो अब तक जांच हुई है इस पूरे मामले में, एसआईटी ने जो जांच किया है वो जांच किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसकी समीक्षा करने के लिए जो है वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी को यहाँ पे तलब किया है। और बताते चलें कि अब तक इस पूरे मामले में जो पर्दा है वो पूरी तरह से एसआईटी नहीं उठा पाया है। हालांकि 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहा है। अब डीएनए जांच जो है वो भी किया जा रहा है एफएसएल की टीम के द्वारा और पता ये लगाया जा रहा है कि जो स्पर्म पाया गया है क्या इन्हीं 5 संदिग्धों में से किसी एक का है। हालांकि एसआईटी लगातार इस कोशिश में है कि जिसने भी यह कृत किया है, इस घिनौनी हरकत को किया, दंगगी किया है, उसके मुंह से गुनाह स्वीकार करवाया जाए, गुनाह वो कबूल कर ले और उसके बाद ही इस पूरे मामले पर से पर्दा उठाया जाएगा। हालांकि डीएनए सैंपल जो लिए गए हैं उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसी क्रम में आज एक बार फिर से यह समीक्षा जो है वो किया जा रहा है सम्राट चौधरी के द्वारा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए एक और बड़ा अपडेट आपको इस मामले पर देते हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में बड़ी खबर है और अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट बताया जा रहा है। सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच
अब 4 से 5 संदिग्ध युवकों तक सिमटती हुई दिख रही है और इसमें हॉस्टल का मकान मालिक मनीष रंजन का बेटा है, हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल का बेटा, जहानाबाद के 2 युवक शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक छात्रा का करीबी है जबकि दूसरा जहानाबाद का ही छात्रा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। दरअसल संवेदना के कपड़ों से स्पर्म के जो सैंपल मिले थे उसको लेकर एफएसएल का दावा है कि 18 से 21 साल के युवक का ये स्पर्म हो सकता है और अब तक जिन 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं उनमें यही 4 से 5 युवक हैं। बताया जा रहा है कि इनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच में है, सबसे कम उम्र के अब तक यही हैं और ऐसे में पुलिस की जांच सबसे ज्यादा अब इन्हीं के संदिग्ध युवकों के इर्द गिर्द आकर टिकती हुई दिख रही है। और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि मनीष रंजन का बेटा जो कि हॉस्टल का मालिक है उसका बेटा इस जांच दायरे में है। इसके अलावा नीलम अग्रवाल जो कि संचालिका है शंभू हॉस्टल की, उनके बेटे का नाम भी सामने आ रहा है, उसकी उम्र भी 18 से 21 साल के बीच में है। इसके अलावा जहानाबाद के 2 छात्र हैं, बताया जा रहा है कि छात्रा का रिश्तेदार एक ही युवक इसमें से बताया जा रहा है, इसकी उम्र भी 18 से 21 साल के बीच है और दूसरा युवक भी जहानाबाद का है। और ऐसे में 4 से 5 संदिग्ध युवक जिनकी उम्र 18 से 21 साल है, एफएसएल की पूरी जो जांच है अब इनके इर्द गिर्द आकर टिकती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बेतिया से दे, जहां मजदूर की मौत के बाद सड़क पर जमकर बवाल हुआ है। यूपी के पीलीभीत में काम करने गए मजदूर रमेश मांझी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और उसका शव जब बेतिया लाया गया तो परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित लोगों ने बेतिया पट जिरवा मुख्य मार्ग पर शव को रखकर जाम किया। आगजनी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। परिजनों का आरोप है कि रमेश मांझी के साथ काम करने गए 2 और मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया। उनका कहना है कि तीनों मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से रमेश की मौत हो गई है। परिजनों ने अब मुआवजे और कार्रवाई की मांग उठाई है। एक रमेश मांझी हैं, वो नैनीताल में गन्ना छिलाई का काम करने यहाँ से गए थे, मृत्यु वहीं हो गई थी। तो उसका आज डेड बॉडी यहाँ पे आया था, तो उसका परिजनों का कहना था कि जो ठेकेदार वहाँ ले गया है उन्हीं के द्वारा वहाँ पे हत्या कर दी। इसके कारण वो लोग बड़ा देर के लिए सड़क जाम किए थे। समझा बुझा दिया गया है और उनसे एक आवेदन दिया गया है। इस मामले में जाँच पड़ताल कर अग्रतर कार्रवाई हम लोग करेंगे। 2 लोग को बंधक बनाने का भी अभी बातचीत करने पे पता चला है कि जहाँ ये लोग गन्ना छिलाई का काम नैनीताल में करते हैं वहाँ पे 1-2 और लोगों को रखा गया है। तो अभी इस मामले में हम लोग बातचीत करके जांच पड़ताल करेंगे। और जब बॉडी मिला था इसको पैंट वोट सारा यहाँ का फाटा हुआ था, 4-5 आदमी मिलकर इसको मुआया गया है। बॉडी कहाँ मिला है? बॉडी बरैली में मिला हुआ है, रास्ता पर मिलल बा। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबर नवादा से अब आपके सामने रखेंगे, जहां 2 परिवार के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो नवादा के राजेंद्र नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां 2 परिवार के पुरुष और महिला सदस्य आपस में भिड़ गए। पूरे इलाके के लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष का पारिवारिक विवाद अभी भी न्यायालय में चल रहा है और इसी के तारीख पर दोनों परिवार न्यायालय में पहुंचा था सुनवाई के लिए। देखिए तारीख पड़ी थी और इस तारीख पर ये परिवार पहुंचा हुआ था। इस बीच दोनों परिवार के बीच कहा सुनी हुई और सड़क पर ही ये दोनों परिवार आपस में भिड़ गए। और अगली बड़ी खबर आपके सामने मुजफ्फरपुर से रखने जा रहे हैं, जहां देवरिया थाना क्षेत्र के एकमा चौक के पास कैनाल नहर पर बने पुल के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नहर में जा समाई, जिसमें कार में सवार 2 लोगों की डूबने से मौके पर जान चली गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। गाड़ी की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा रहा होगा। और देवरिया थाना मौके पर पहुंची, गोताखोरों की मदद से, क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया, शवों को बरामद किया गया, पहचान कर ली गई है। मुजफ्फरपुर के बेला के रहने वाले सनी कुमार, जो कि बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। दूसरा जो शव बरामद किया गया वो छपरा के मांझी निवासी अफजल उर्फ शाहिल इमाम के रूप में पहचान की गई है और बिजली विभाग में लाइनमैन के रूप में ये कार्यरत थे। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
और आपके सामने बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ा बदलाव किया गया है। आरएलएम के बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई। रोहतास के दिनारा से विधायक है आलोक सिंह। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। प्रशांत पंकज, सुभाष चंद्रवंशी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव का जिम्मा दिया गया। मदन चौधरी बनाए गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। नए प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने भी दोहराया कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, जबकि अब से कुछ दिन पहले इनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी। और अब देखिए, जब बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो इन्होंने कहा कि पार्टी के साथ है और किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है। श्री आलोक कुमार सिंह जी माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए। एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी। आपको लेकर भी कहा गया कि आप भी नाराज हैं, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स? मेरा बयान सुने हैं नाराजगी वाला, लेकिन आपके साथ रामेश्वर महतो है, कई तस्वीरें आप लोगों के साथ आई। तस्वीर तो साथ है 4, अभी आज भी स्नेहलता मैम नहीं है। बता दीजिए किसने नाराज? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर से आपके सामने बड़ी खबर रखे। धड़ल्ले से जमीन का खेल चल रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का काम चल रहा है और देखिए, भूमाफिया बेच रहे हैं सरकारी जमीनों को। प्रस्तावित विवाह भवन की जमीन बेची गई और सकरा के बघनगरी की यह घटना है। डीएम ने कार्रवाई के अब आदेश दिए। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में प्रस्तावित विवाह भवन के भूमि पूजन के लिए जमीन की तलाश शुरू की गई। जब खोजबीन शुरू की गई तो पता चला कि कई एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं और दबंगों ने या तो कब्जा कर लिया है या फिर उसे बेचा गया है। इस पूरे मामले को लेकर मुखिया ने कई बार अंचलाधिकारी को पत्र लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मामला संज्ञान में आ चुका है और अब जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। पूरी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि कितने पैमाने पर यह खेल चल रहा था और कौन कौन इसमें शामिल है। सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। यहाँ पे करीब 10 से 12 एकड़ जमीन जो है कि बिक चुका है। निजी कब्जे में चला गया। हाँ, निजी कब्जे में चला गया है और पत्राचार हमने बहुत सारा किया, लेकिन अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने उस पर कब्जा कर दिया है, किसने बेचा है ये सब पता चला? ये पंचायत के यहीं के बिशनपुर बघनगरी पंचायत के ही कुछ दबंग लोग हैं जो कि इस जमीन को खरीद बिक्री आपस में ही, आप आज उसको लिख दिए कल उसको लिख दिए, ऐसे करके वही लोग इसको दखल कब्जा में रखे। जो सरकारी भूमि है उस पर अवैध दखल कब्जा अतिक्रमण लोगों का है। इसी में कुछ लोग जो है रजिस्ट्री भी कर दिया है एक दूसरे को। जैसे सामने एक पोखर है 1536, उसका रकबा है 1 एकड़ 43 डिसमिल, उसमें से कुछ लोग जो है सो रजिस्ट्री भी ले लिया है। मुखिया जी जो हैं 2022 से कंटिन्यू आवेदन दे रही हैं कि यहाँ के मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। यहाँ बड़े पैमाने पे भूमाफिया एक्टिव है, जो कि 1 एकड़ नहीं कई एकड़ जो है लोग जमीन दखल कब्जा कर लिया है, अवैध रूप से बेच दिया है। और इसके लिए हम बार बार लिखे हैं। कितनी जमीन बिक गई होगी अब तक? अब तक करीब टोटल जमीन ही बिका हुआ है। सब मिली है। मैंने एसडीओ को बोला है कि इसको एक बार चेक करवा लें कि जो दावा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ के मुखिया जी कर रही हैं कि लोगों ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की है, तो इस तरह का अगर साक्ष्य पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी होगी और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग, अगर कोई सरकारी कर्मी होंगे तो अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है उसी पंचायत में है, बिशनपुर बघनगरी पंचायत, जो मॉडल पंचायत के रूप में डेवलप किया गया। यहाँ की मुखिया जो है राष्ट्रपति तक सम्मानित हुई हैं, उनके माध्यम से भी सम्मानित की गई हैं। और इस पंचायत में जो मामला सामने आया है, क्योंकि मुखिया बबीता कुमारी ने जब उस विवाह मंडप बनाने को लेकर जमीन चिन्हित किया और इसको लेकर जब यहाँ के अंचलाधिकारी को खत लिखा, तो अब तक न तो उसको एनओसी दिया गया और जो बातें निकलकर सामने आई है कि जो जमीन है वह
अवैध रूप से यहाँ के दबंगों ने कब्जा कर लिया है और बेच दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा दे, यह जो जमीन देख रहे हैं यह खाता संख्या इसका 850 है और खेसरा संख्या 1536 है और रकबा 1 एकड़ 44 डिसमिल है और यह पोखर का जमीन है। इसे फिलहाल जो है कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जो विवाह मंडप बनाया जाना था उसको लेकर यहाँ पर भूमि पूजन होना था, लेकिन इसको लेकर सरकारी जो अंचलाधिकारी होते हैं उनके तरफ से एनओसी नहीं दिया गया और जो जांच में बातें निकलकर सामने आई कि इस पूरे जमीन पर दबंगों का कब्जा है और इसे अवैध रूप से बेच भी दिया गया है। हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएं कि इसको लेकर जो है स्थानीय अंचलाधिकारी को खत भी लिखा गया जिसमें कहा गया है कि खेसरा 1536 में रकबा जो 1 एकड़ 44 डिसमिल है उसका सीमांकन कराया जाए और अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन तमाम चीजों को लेकर लगातार पत्राचार करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि हमने जब जिलाधिकारी सुब्रत सेन से बात की है तो उन्होंने बताया है कि यह बात संज्ञान में आया है और इसकी जांच वो अब कराने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और वहीं अररिया में 178 एकड़ भूदान की जमीन पर बिचौलियों की नजर है। अब भूदान ऑफिस की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिससे कि भूदान ऑफिस के अधिकारी अब परेशान हो गए हैं। भूदान कार्यालय का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश ने। दिखाते हैं आपको उनकी रिपोर्ट। मुख्यालय में 178 एकड़ भूदान की जमीन अब सिरदर्द बन गया है यहाँ के कर्मी और पदाधिकारियों के लिए ही। 178 एकड़ भूदान में प्राप्त है, जिसका वितरण वर्ष 1955-56 में 55 व्यक्तियों के बीच किया गया था और जिन व्यक्तियों के बीच में वितरण किया गया था उनके द्वारा अभी खरीद फरोख्त जमीन भूदान जमीन बेच खरीद बिक्री किया जाने लगा, जिसके चलते अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो है उस पर्चा को अमान्य कर दिया गया। अमान्य कर पुनः जो है सर्वोदय सहयोग समिति का गठन कर ग्राम सभा के द्वारा वितरण कराया गया है, जिस पर अभी वर्तमान में सभी लोगों का दखल कब्जा है। इधर 3 साल पहले हम यहाँ से बाहर के रहने वाले हैं, हमारे अनुपस्थिति में भूदान कार्यालय की भूमि का घेराबंदी कर लिया गया है, जिसका मैंने वाद वहाँ पर किया, एसडीओ साहब के यहाँ किया, जिसमें एसडीओ साहब के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भूदान भूमि खाली करें, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा अब तक खाली नहीं किया गया है। 178 एकड़ भूदान की जमीन पर खरीद फरोख्त किया जा रहा है, बिचौलिए हावी हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भूदान कार्यालय की जमीन का ही इंक्रोचमेंट हो रहा है, इस पर अतिक्रमण हो रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने भू माफियाओं, बिचौलियों के साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। विजय सिन्हा ने कहा कि वो हमेशा सर पर कफन बांधकर चलते हैं और इसीलिए माफिया और अपराधियों से वो डरते नहीं, वो सिर्फ जनता के हित के काम करते हैं। दरअसल जमीन के विवाद को निपटाने के लिए मंत्री विजय सिन्हा ने संवाद की पहल की है और विभाग के अंदर ही कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिस पर विजय सिन्हा ने कहा कि जो गलत है उन सब पर कार्रवाई होगी, गलत शिकायत पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुनवाते हैं आपको उनका पूरा बयान। कि कफन बांध कर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, हमेशा कफन बांध कर ही विजय सिन्हा चलता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। जो विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलाल बिचौलिए और भू माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं। फिर भी हमने कहा है कि बिना जांचे परखे हम कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। आरोप गलत होगा तो आप पर भी कार्रवाई करेंगे, आरोप सही होगा तो इन पर एक्शन होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। डॉक्टर के घर में घुसकर लूटपाट की गई। हथियार बंद अपराधियों ने हथियार का डर दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने लगभग 3 लाख रुपए के गहने लूटे हैं और विरोध करने पर डॉक्टर के परिजनों के साथ मारपीट की गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए और पीड़ित डॉक्टर हिमांशु कुमार ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।
एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है, साक्ष्य जुटाए गए। अगमकुआ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। ये घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से 3 लाख रुपए के जेवर चुराए गए हैं। डॉक्टर फैमिली है ये। कहा जा रहा है कुछ हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल होते हैं। जब विरोध किया जाता है तो परिजनों को पीटते हैं, गहने उठाते हैं और वहां से आराम से फरार हो गए। और अगली खबर पूर्वी चंपारण से, जहां पिपरा बालक मध्य विद्यालय और कस्तूरबा बालिका विद्यालय में वित्तीय अनियमितता, गंदगी और छात्रों से कूड़ा बिनवाने का मामला सुर्खियों में है। खबर न्यूज 18 पर प्रमुखता से चलने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। चकिया बीडीओ और बीईओ ने स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया। स्कूल में साफ सफाई नहीं होने की वजह से अधिकारियों ने प्रिंसिपल को जमकर फटकार लगाई है। न्यूज 18 पर यह खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जहां पर बच्चों से साफ सफाई करवाया जा रहा था। और इसके बाद देखिए वहां पर टीमें पहुंची हैं। तो हम बोले कि सर हम लोग का रमजान सब रात का चांद चढ़ गया है तो कटवा लेंगे 3 तारीख को। तो उसके बाद प्रार्थना के लाइन में सर इतना मारे थे, उसके बाद हमको उल्टी होने लगा। इसके पहले भी हेड सर कौन सर? नंद किशोर सर, हम कचरा नहीं उठाए थे तो इतना मारे थे, पूरा देह हाथ में दाग हो गया था। मध्य विद्यालय और जो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय आवासीय बालिका, वहाँ पे जांच की पाई है कि यहाँ पे अभी भी कैंपस में साफ सफाई नहीं है। जहाँ था 1-2 जगह शराब की बोतलें भी बिकी हुई हैं, क्लासरूम में लाइट की व्यवस्था नहीं है और किचन में भी वही हालत है। यहाँ पे बच्चों की बहुत ही कम संख्या है और साफ सफाई की बहुत ही खराब हालत है। महोदय को हम लोग आए सकारात्मक सोच देना चाहिए। उनमें कुछ कमी पाया गया है, उसको हम लोग पत्र बढ़ा के उसमें स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं हम लोग जो। और वहीं बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने पैतृक गांव गोपालगंज के बेलसंड में हैं। पंकज त्रिपाठी अपनी मां की पुण्यतिथि में गांव पहुंचे हैं। पंकज त्रिपाठी पूजा के बाद गांव में घूमते हुए भी नजर आए और देर रात ग्रामीणों के साथ फगुआ गाते हुए नजर आए। पंकज त्रिपाठी हमेशा गांव आते रहते हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी ये यात्रा आनंददायक है। वो बसंत का आनंद ले रहे हैं। ये जगह उनकी मां बाबूजी की स्मृतियां जिससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आना उनके लिए सबसे अच्छा पल होता है। के स्मृतियों से संबंधित एक पूजा था, उसी में आए थे और बढ़िया रहा, याद किए और घर के आयोजन में शामिल हुए। और बसंत का मौसम है, अच्छा माहौल है, सरसों के फूल खिले हैं। बहुत सालों बाद इस मौसम में गांव आए और आनंद लिए। होली चैता का गायन भी हुआ। जो संस्कृति हमारी विलुप्त होते जा रही है, हमारे साथियों ने उसको, राकेश बाबा ने वापस जीवित किया। हम भी खुद गाए, आनंद लिए उसका। और चलिए इसी खबर